आरव ने तेजी से बगल में छलांग लगाई, अपने शरीर को घुमाया और अपने पैरों से जवाबी हमला किया। हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी और दोनों हमलावर कई मीटर दूर उड़कर ठंडी, कठोर जमीन पर जोर से गिरे। मुंह से खून थूकते हुए दोनों ने आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, डर था, भयानक डर। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आरव ने सिर्फ 2 किक से उन्हें अपंग कर दिया। ऐसे क्रूर कौशल वाला इंसान जिसे लोग निकम्मा और नकारा कहते हैं। दोनों गुंडों ने मन ही मन सोचा, अपने फैसले को कोसते हुए। उन्हें भेजने वाले ने उन्हें आरव की ताकत के बारे में कुछ नहीं बताया था। बोलो, तुम्हें यहां किसने भेजा? आरव ने ठंडी, तीखी नजरों से पूछा। उसकी आवाज में ऐसी ठिठुरन थी कि दोनों गुंडों की रूह कांप गई। आरव ने अपनी नजरें और पैनी की। ठाकुर वंश के उत्तराधिकारी के रूप में वो जानता था कि अनगिनत लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता था। क्या होगा अब? क्या नेहा और आरव इस साजिश को भेद पाएंगे? कौन है वो शख्स जिसने आरव पर हमला करवाया? क्या नेहा ज्वेलरी प्रदर्शनी में अपनी जगह बना पाएगी? रिया और यश की साजिशों का क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका इस्तेमाल उसके शत्रु उसके पीछे लगाने के लिए कर सकते थे। और सबसे अहम बात, ये इलाका वही शहर था जहां नेहा का परिवार रहता था। उनमें से एक गुंडे ने कांपती आवाज में कहा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, हम तो बस अपने बॉस के इशारे पर चलते हैं। दूसरे ने उतने ही खौफ के साथ जोड़ा, और हमें ये हुक्म देने वाला भाई जी है, इसलिए सलाह है कि आप लापरवाही न बरतें, वरना वो आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। आरव को पहले हल्की हैरानी हुई, फिर उसने एक क्षण सोचा, नोएडा का विक्रम सिंह? हां सर, हम नोएडा जिले के भाई जी विक्रम सिंह के लिए काम करते हैं। आपको उनकी साख के बारे में तो पता ही होगा, इसलिए कदम सोच समझ कर रखिए। जब उन गुंडों में से एक ने देखा कि आरव ने भाई जी यानी विक्रम सिंह का नाम सुना है, तो उसका लहजा और सख्त हो गया। आरव ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी। विक्रम सिंह नोएडा का कुख्यात डॉन था, जो काले बाजार के कई अवैध कारोबारों का सरदार था। उसके पास न सिर्फ धन और रुतबा था, बल्कि मुंबई शहर में उसके अत्याचारों की दहशत भरी कहानियां मशहूर थी। विक्रम सिंह ने तुम दोनों को यहां क्यों भेजा? आरव ने गरजते हुए पूछा। दोनों गुंडों की सांसें थम गई। जाहिर था वे इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते थे। डर एक बार फिर उनकी आंखों में उफान मारने लगा, और साथ ही एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। जिस गुंडे को थप्पड़ पड़ा, उसने अपना घायल गाल हाथ से ढका लिया, लेकिन वो अभी भी कुछ बताने को तैयार न था। ये देख आरव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उनके पास पहुंचा और दोनों को बेरमी से थप्पड़ मारने लगा। उनके गाल पहले ही सूज चुके थे, अब मांसपेशियां दर्द से कांपने लगी। मेरे सब्र का परीक्षण मत लो, आरव ने ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, जब उन्होंने महसूस किया कि खंजर सी नुकीली आंखें उन्हें चीर रही हैं। तो किसी ने भी उन आंखों में सीधे देखने की हिम्मत न जुटाई। चूहों की तरह फंसे हुए उन्हें एहसास हो गया कि यहां से भागना नामुमकिन था। कोई चारा न बचा। ये सोचकर दोनों में से एक गुंडे ने सिर झुकाकर कहा, भाई जी ने हमें एक दिन बांद्रा इलाके पर निगरानी रखने का हुक्म दिया था। हमें ऑर्डर मिला था कि नेहा शर्मा के परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकले तो हम उसे बांधकर उठा लें। अगर हाथापाई हो तो वही खत्म कर दें। भाई जी उन्हें उठवाकर क्या करेंगे, इसका हमें सही अंदाजा नहीं। अगर आरव की जगह नेहा का कोई परिवार का सदस्य बाहर आ गया होता तो वे उसे जिंदा न छोड़ते। ये सोच आरव को आग बबूला कर दिया। उसने बोलने वाले गुंडे के चेहरे पर जोरदार मुक्का ठोंका। वो दर्द से तड़पने लगा, माथे से खून बहने लगा।
लेकिन आरव ने उस पर कोई रहम न दिखाया। मुझे विक्रम सिंह के पास ले चलो, आरव ने ठंडे लहजे में कहा। उसे लग रहा था कि नेहा के परिवार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। बांद्रा में दुश्मनों की नजरें अब उन पर टिक चुकी थी। भले ही इन गुंडों को नागवंश विद्या का थोड़ा ज्ञान था, लेकिन आरव के सामने वे नौसिखिए थे। इससे आरव को यकीन हो गया कि प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग अभी तक उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाए। आरव ने ठान लिया कि वो विक्रम सिंह से मिलेगा और इसके पीछे जो भी साजिश हो उसे खोजकर उजागर करेगा। आरव की ताकत को प्रत्यक्ष देखने के बाद दोनों गुंडों ने विरोध करने की हिम्मत न की। वे आज्ञाकार ढंग से आरव को साथ लेकर वहां से चल दिए। 20 मिनट बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर मुंबई के दक्षिणी इलाके बांद्रा में स्थित एलिट क्लब के सबसे बड़े नाइट क्लब पर रुकी। गुंडों के मार्गदर्शन में आरव एलिट क्लब की तीसरी मंजिल तक पहुंचा। भव्य हॉल में घुसते ही चमकदार सजावट ने उसका स्वागत किया। सुंदर वर्दी पहने महिलाएं हर तरफ रिसेप्शनिस्ट की भूमिका निभा रही थी। लेकिन आरव को ऐसे माहौल का शौक न था। कुछ देर बाद वो एक निजी विशाल कमरे में पहुंच गया। चमकदार लाइट्स वाले कमरे के बीच में एक कॉन्फ्रेंस टेबल थी, जिसके चारों ओर 10 से ज्यादा लोग बैठे थे। वे सब बेहद क्रूर लग रहे थे। उनकी नंगी त्वचा टैटू से भरी थी, जो उनकी भयावता को और बढ़ा रही थी। टेबल के दूसरे सिरे पर एक दुबला-पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति भयानक उपस्थिति के साथ बैठा था। फूलदार शर्ट पहने वो लगातार अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला से खेल रहा था। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हिम्मत से प्रभावित हूं, विक्रम सिंह ने सिगार मुंह में दबाते हुए कहा। मेरे आदमियों को पीटकर फिर भी मेरे पास आने की हिम्मत करने के लिए। वो मानो आरव को ही घूर रहा था। तुम विक्रम सिंह हो ना? आरव ने शांत स्वर में पूछा। मेरे पीछे गुंडे भेजने का हुक्म किसने दिया? हां, विक्रम सिंह ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। मुंबई में सालों रहा, लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ कभी न देखा। मेरे इलाके में घुसकर फिर भी इतना अकड़ू बनने की हिम्मत? कौन हो तुम? क्या लगता है स्वर्ग का रास्ता खुला है? तूने नरक ही चुना। विक्रम सिंह ने उंगलियां चटकाई और बोला, इसे अपंग बना दो। हां भाई जी। उसी पल टेबल के चारों ओर काले कपड़ों में सजे दर्जनों पुरुषों ने आरव को खतरनाक नजरों से घूरा। विक्रम सिंह के 30 से ज्यादा आदमी टेबल के नीचे से 1 मीटर से लंबी स्टील की रॉड्स निकालकर आरव की ओर दौड़े। उनकी हर हरकत तेज लेकिन हिंसक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी स्टील रॉड्स आरव की खोपड़ी पर तानी, लग रहा था कि आज आरव की मौत तय है। क्या होगा आरव का? क्या वो एलिट क्लब से जिंदा निकल पाएगा? विक्रम सिन्हा का नेहा के परिवार से क्या दुश्मनी है? आरव से सामना होने के बाद वो नेहा के परिवार के साथ क्या करेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश स्टोरी FM टून्स पर। यमराज के दूतों की तरह वे काले आदमी आंखों में मौत लिए आरव के करीब आ रहे थे। कोई और होता तो खौफ से जान गंवा बैठता, लेकिन ये आरव था। न उसकी आंखों में डर था, न हाव भाव में इसका नामो निशान। एक आदमी ने लोहे की रॉड फेंकी, लेकिन इससे पहले कि वो आरव को छुए, आरव ने उसे हवा में पकड़कर कांच की तरह चूर चूर कर दिया। अगले ही पल वो बिना हिचकिचाहट के उन आदमियों की भीड़ में घुस गया। कमरे में हवा के झोंकों को चीरते हुए आरव बिजली की चमक की तरह उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता हुआ हमला करने लगा। उसकी हरकतें इतनी तेज थी कि नंगी आंखें सिर्फ उसके बाद के साए देख पाती। चारों ओर सिर्फ टकराहट की आवाजें गूंज रही थी। जमीन से एक लोहे की रॉड उठाकर आरव ने रास्ते में आने वालों को पीटना शुरू कर दिया। विरोधियों को जवाबी हमले का मौका न दिया। इस लड़ाई में दर्जनों आदमी आरव के शरीर पर एक खरोंच भी न लगा पाए, लेकिन आरव ने उन पर लगातार प्रहार किए। कुछ पलों बाद करहाने की आवाजें आने लगी। कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से ज्यादा पुरुष सूजे चेहरों के साथ जमीन पर पड़े सिसक रहे थे।
जो अभी भी चल सकते थे, वे आरव के हमलों से दर्द में चीख रहे थे। बोल, आरव ने विक्रम सिन्हा को ठंडी लेकिन क्रोध भरी नजरों से घूरा। किसके इशारे पर तू ये सब कर रहा है? विक्रम सिन्हा अपनी सीट पर सहमासा बैठा था। आंखों के सामने जो हुआ वो अभी भी हजम नहीं कर पा रहा था। शायद वो मान ही नहीं पा रहा था कि कोई ऐसा आएगा जो उसे हिला देगा। उसके पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक आरव शर्मा एक मामूली निकम्मा दामाद था और जमीन पर पड़े वे क्रूर गुंडे थे जिन्होंने कई जानें ली थी। खून का स्वाद चखा था और कोई उन्हें छू भी न सका था। सालों तक इलाकों पर राज करने के बाद आज उन्हें शर्मनाक हार मिली। आरव जैसे आदमी ने उन्हें एक पल में धूल चटा दी। इस वक्त विक्रम सिंह को लगा जैसे उसने पैर का अंगूठा लोहे की प्लेट में दबा लिया हो। तुझे क्या लगता है, जरा सी मार्शल आर्ट सीख ली, मेरे आदमियों को हरा दिया तो डॉन बन गया? विक्रम सिंह ने सिगार फेंकते हुए जोर से चिल्लाया। मेरे इलाके में मेरा खेल खेलकर तू मौत को दावत दे रहा है। मुंबई और नोएडा के अंडरवर्ल्ड में राज करने वाले विक्रम सिंह ने अनगिनत खूनी दृश्य देखे थे जिनसे आम लोग अनजान हैं। आरव ने ये सब न देखा था, लेकिन उसके पास असाधारण युद्ध कौशल था। इसलिए वो विक्रम सिंह के सामने निडर खड़ा रहा। मेरे आगे घुटने टेक दे, वरना तुझे तबाह कर दूंगा। विक्रम सिंह ने अचानक टेबल के नीचे से पिस्तौल निकाली और आरव पर निशाना साधा। अभी भी घुटने नहीं टेक रहा? कुत्ते की मौत मरना चाहता है? विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा। तुझे क्या लगता है ये पिस्तौल खिलौना है या मेरे अंदर इसे चलाने की हिम्मत नहीं? आरव ने निडरता और बिना भाव के साथ कहा। कोशिश करके देख लो। उन शब्दों को सुनकर विक्रम सिंह की भौहें फड़क गई। सालों से अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला वो कभी किसी ऐसे शख्स से न मिला था जो बंदूक के मुंह पर इतनी निडरता से जवाब दे। ऐसा है तो तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। विक्रम सिंह ने क्रूरता से दांत पीसे और बिना हिचकिचाहट ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की जोरदार आवाज कमरे में गूंजी। ठंडी स्टील की नली से चमकती बुलेट धुएं के गुबार के साथ तेजी से आरव की ओर दौड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोली की आवाज के साथ ही डरने की बजाय आरव ने अपने भावहीन चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान बिखेरी। उसने एक हरकत की और पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। क्या होगा आरव का? क्या वो एलिट क्लब से जिंदा निकल पाएगा? विक्रम सिन्हा का नेहा के परिवार से क्या दुश्मनी है? आरव से सामना होने के बाद वो नेहा के परिवार के साथ क्या करेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर, अपने पीछे केवल एक छवि छोड़कर। नतीजतन शॉट अपने लक्ष्य से चूक गया। ये विक्रम सिन्हा के विश्वास से परे था। वो भौचक्का रह गया। पलक झपकते ही आरव अचानक एक भूत की तरह विक्रम सिंह की तरफ आ गया था। आरव ने अचानक विक्रम सिंह की एक बाह पकड़ी और बिना किसी रहम के उसे घुमा दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी और विक्रम सिंह की चीखें भी। उसके हाथ से पिस्तौल भी जमीन पर गिर गई, जिसके टकराने की आवाज सुनाई दी। आरव ने विक्रम सिंह को एक हिंसक किक मारी और विक्रम सिंह उड़कर आरव से कुछ दूरी पर दीवार से टकराया, फिर जमीन पर जा गिरा। विक्रम सिंह खुद को दर्दनाक हालत में महसूस कर रहा था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी और खून बहने लगा था। आरव ने विक्रम सिंह का ऐसा हाल किया था कि उसका गुलाबी चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके आदमी तो दूर, आरव उसकी गोली तक को चकमा दे देगा, वो भी इतनी फुर्ती से। इतना ही नहीं, आरव ने उसे निहत्था भी कर दिया था। आरव खतरनाक तरीके से धीरे धीरे विक्रम सिंह की ओर बढ़ने लगा। क्या चाहते हो? मेरे करीब मत आओ, विक्रम सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसके सामने इंसान नहीं, कोई शैतान चलकर आ रहा हो। गलत मत समझो आरव भाई, मेरा तो तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था।
कसम से, मैं तो बस चेतावनी देना चाहता था। आरव ने व्यंग्य में हंसा, फिर खतरनाक लहजे में बोला, चेतावनी? आरव विक्रम सिंह की शक्ल देखकर व्यंग्य में हंसा। फिर उसने खतरनाक तरीके से एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। विक्रम सिंह का चेहरा सूज गया। थप्पड़ की चोट इतनी तेज थी कि चमड़ी के अंदर फटती हुई नसें भी दिखने लगी। इस हालत में भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है? आरव ने विक्रम सिन्हा को ठंडी नजर से देखा। जिस पल गोली चलाई थी, तूने साफ साफ मेरे बाएं पैर को निशाना बनाया था। फिर भी तू ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि वो सिर्फ एक चेतावनी थी? नहीं, नहीं, वो। विक्रम सिंह ने खौफ और अविश्वास से आरव को देखा। विक्रम सिंह का वास्तव में आरव को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो आरव के पैर पर गोली मारकर उसे लंगड़ा करने की योजना बनाई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि आरव उसकी एक चाल को भांप लेगा, उसके हर वार को आते हुए पहले ही देख लेगा। ऐसा करने में वो सक्षम कैसे है? क्या इतनी तेज है उसकी बुद्धि और उसकी नजर? जिस पल गोलियों की आवाज सुनाई दी, उसने न सिर्फ गोली की दिशा, निशाना और तीव्रता का पता लगाकर उसे चकमा दिया, बल्कि उसी पल में विक्रम सिंह के पास आकर उसे निहत्था कर हमले का मुकाबला भी किया। इस बार उसने किस तरह के राक्षस को उकसाया था? विक्रम सिंह को अपनी किए पर पछतावा होने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर आरव की आंखों में देखकर बोला, क्या आप एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हैं? विक्रम सिंह ने झिझकते हुए पूछा। आरव जरा चौंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम सिंह को प्राचीन मार्शल आर्ट्स का ज्ञान होगा। तुम प्राचीन मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानते हो? मतलब है, मुझे लगा ही था, विक्रम सिंह ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। इस बात में कोई ताज्जुब नहीं कि मैं तुमसे हार गया। एक वक्त पर विक्रम सिंह ने पड़ोसी इलाके में एक पहुंच वाले शख्स से दोस्ती की थी और उससे कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट्स सीखे थे। उन हुनरों से वो एक दर्जन बॉडीगार्ड्स को सिर्फ चाकू से आसानी से हरा सकता था, लेकिन आरव की तरह माहिर नहीं था। बड़े बॉस के मुताबिक शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बेहद तेज प्राणी थे, जो गोलियों को भी चकमा दे सकते थे। इसलिए उसने विक्रम सिंह को चेतावनी दी थी कि अगर कभी उनका सामना हो तो उनसे निपटने के लिए कभी बंदूक का इस्तेमाल न करना। इसके अलावा उसे सिखाया गया था कि प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट्स के पीछे वाली शक्तियों को कभी नाराज न करना। उन चेतावनियों को याद करते हुए विक्रम सिंह ने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाया, मास्टर आरव, दया कीजिए। मैं अंधा था जो आपको पहचान न सका। मैंने कभी आपको ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं किया। ये सब उस कमीने शर्मा की वजह से हुआ। उसी का किया धरा है। आरव ने स्थिति के तार जोड़े और ठंडे भाव से विक्रम सिंह से पूछा, शर्मा परिवार ने तुम्हें ये करने का हुक्म दिया? हां, उसी कमीने यश शर्मा ने मुझे आपको अगवा करने का ऑर्डर दिया। विक्रम सिंह ने गुस्से से कहा। अब समझ आ रहा है कि उसने मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यश के कारण विक्रम सिंह आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। यह सोच उसका खून खौल रहा था। एक वक्त पर विक्रम सिंह ने शर्मा परिवार के बेटे रवि शर्मा से दोस्ती की थी, जो उसे मामूली लग रही थी। कौन जानता था कि वह दोस्ती विक्रम सिंह को इतनी महंगी पड़ेगी? इसके अलावा यश ने उसे बताया था कि आरव एक मामूली, बेकार आदमी है, जिसे अगवा करना आसान है। आरव की शक्तियां क्या है? विक्रम सिंह ने अपनी आंखों से देख लिया। उसे लग रहा था कि यश ने उसके साथ खेल खेला है। आरव ने एक पल सोचा और ठंडे स्वर में पूछा, वास्तव में क्या चल रहा है? मुझे सब विस्तार से बताओ। विक्रम सिंह ने चुपके से राहत की सांस ली और गंभीरता से बोला, मास्टर आरव, यश शर्मा ने मुझे आज दोपहर लंच पर बुलाया और 2 तस्वीरें दी। साथ में हुक्म दिया कि इन तस्वीरों वाले लोगों को अगवा करो। बदले में 1 करोड़ देने का वादा किया। फोटोज कहाँ है? आरव ने बीच में पूछा। विक्रम सिंह ने अपनी जेब से 2 तस्वीरें निकाली और आरव को सौंपी।
एक नेहा के पूरे परिवार की थी, जबकि दूसरी सिर्फ आरव की। तस्वीरें देखकर आरव का खून खौल उठा। उसने कहा, बोलते रहो। इन्हें अगवा करने के बाद यश ने तुम्हें क्या करने को कहा? मास्टर आरव, वो कमीना बहुत शातिर है, विक्रम सिंह ने घबराते हुए कहा। मैं भले ही गुंडों के परिवार से हूं, लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं। गंदे काम मैं नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ अगवा करने का प्रस्ताव माना। आगे क्या करना है वो सिर्फ यश का था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हां, मैंने भी दिमाग लगाया, विक्रम सिंह ने आगे कहा। मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या आप वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? विक्रम सिंह ने गंभीरता से पूछा, फिर झुककर गिड़गिड़ाया। मास्टर आरव, आपको ठेस पहुंचाने का मुझे बहुत पछतावा है। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेरा पाला आप जैसे महान इंसान से पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आरव ने ठंडे भाव से कहा, मुझे वो रिकॉर्डिंग दो। विक्रम सिंह ने उसे वो पेन सौंप दिया जिसमें रिकॉर्डर लगा था। उस रिकॉर्डर में यश शर्मा और विक्रम सिंह की सारी बातें कैद थी। पेन का बटन दबाते ही रिकॉर्डिंग बजने लगी। आरव ने शुरुआती बेकार बातों को नजरअंदाज किया और अपहरण वाली बात पर ध्यान दिया। उस आरव शर्मा की जिंदगी बर्बाद करनी है तुम्हें, विक्रम। इनाम में 1 करोड़ मिलेंगे। लेकिन आपने तो कहा था कि आरव शर्मा मेहता परिवार का निकम्मा दामाद है। क्या वो 1 करोड़ खर्च करने लायक है? कहीं कोई और बात तो नहीं? मेरा काम खत्म होने के बाद आप आरव शर्मा के साथ क्या करने वाले हैं? अरे, वो एक बेकार इंसान है जिसकी कोई औकात नहीं। उससे डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें उसे पकड़ने के बाद उसके एक पैर को अपंग बना दो। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी भर लंगड़ा रहे। इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा नेहा शर्मा को पकड़ना है और उसके शरीर को अपवित्र करना। इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों का इंतजाम करना होगा। हां, वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो अपनी इज्जत के साथ अपना घमंड और रुतबा भी खो दे। वो आरव जब दूसरे मर्दों को अपनी बीवी को अपवित्र करते देखेगा, तब जाकर मुझे सुकून आएगा। सर, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया और नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये आपका हुक्म है तो मैं पूरी तरह नकारूंगा नहीं। मैं आरव को यहां लाने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन बाकी इंतजाम आपको खुद करना होगा। यह भी ठीक है, जब तक तुम उसे पकड़ोगे मैं यहां उसके बाद के इंतजाम के लिए लोगों का बंदोबस्त कर लूंगा। रिकॉर्डिंग सुनकर आरव का खून खौल उठा। नेहा के लिए यश के इरादे जानकर आरव क्या हाल करेगा उसका? क्या होगी उसकी अगली चाल? क्या यश नेहा और उसके परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत कर पाएगा? क्या विक्रम सिंह को सचमुच आरव से पंगा लेने का पछतावा है, या ये उसकी कोई चाल है? आरव तनी हुई भावों के साथ रिकॉर्डिंग सुनता रहा। उसकी नसें गुस्से से फड़क रही थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभरी। शायद यश और उसके परिवार के प्रति उसने कुछ ज्यादा ही रहम दिखा दिया था। अब वक्त आ गया है कि वो उस रहम का कर्ज चुकाए। मास्टर आरव, ये कमीना यश बहुत ज्यादा शातिर और काले दिल का इंसान है। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो मैं शुरुआत करने को तैयार हूं, विक्रम सिंह ने गुस्से से कहा। आरव ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और बोला, मेरी मदद करके बचना चाहते हो? तुमने मुझे अगवा करवाया, मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा? विक्रम सिंह के माथे से पसीने की ठंडी बूंद टपक गई। आरव जैसे इंसान जो गोलियों से भी नहीं डरता, वो कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे वो हरा सकता था। उसके खिलाफ लड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। आरव जैसे प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट के पीछे वाली शक्तियों को कभी नाराज न करने की सलाह उसे पहले मिल चुकी थी। मास्टर आरव, दया कीजिए, विक्रम सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं आपको ठेस पहुंचाने का बहुत पछतावा कर रहा हूं। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेरा पाला आप जैसे महान इंसान से पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए।
आरव ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मेरे संप्रदाय के नियमों का पालन करो। अपनी एक उंगली तोड़कर दिखाऊं कि तुम कितने ईमानदार हो। आरव के इन शब्दों को सुनकर विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और अपने दांत कस लिए। उसने अपना बायां अंगूठा पकड़ा और ऊपर की ओर झटका दिया। हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। विक्रम सिंह का अंगूठा पूरी तरह लंगड़ा हो गया। उसकी मुड़ी हुई और विकृत अवस्था बता रही थी कि वो अब अपंग हो चुका था। दर्द से विक्रम सिंह का चेहरा फीका पड़ गया और शरीर कांपने लगा। किसी साधारण इंसान के लिए अपनी ही उंगली तोड़ने का दर्द असहनीय होता है। आरव ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें अभी के लिए जीने दूंगा। शुक्रिया मास्टर। विक्रम सिंह ने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आज रात क्या हुआ। आरव ने धीरे से कहा, अगली बार जब यश शर्मा तुमसे संपर्क करे तो मुझे फौरन बताना। हां मास्टर, अब से मेरा जीवन आपके नाम। आप जो हुक्म देंगे मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम सिंह ने गंभीरता से कहा। फिर उसने राहत की लंबी सांस ली, ये सोचकर कि आखिर उसकी जान बच गई। दूसरी ओर इस अंजाम को भेष में एक आशीर्वाद भी माना जा सकता था। हालांकि उसे बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उसने आरव को अपना बॉस मान लिया था। खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान की सेवा करना बुरा नहीं होगा। क्या होगा अब? क्या आरव यश शर्मा से अपना बदला ले पाएगा? विक्रम सिंह अब आरव की मदद करेगा या धोखा देगा? क्या नेहा की ज्वेलरी प्रदर्शनी में कोई नई साजिश होगी? आरव की नागवंश विद्या का अगला इस्तेमाल क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर। आरव जो जानकारी जुटाने मेट्रोपॉलिटन टावर आया था, वो उसने हासिल कर ली थी। अब वहां ठहरने का कोई कारण नहीं था। वो मुड़ा और टावर के बाहर निकलकर अपने निवास शांत कुटीर लौट आया। घर आकर वो लगातार इसी बात पर विचार करता रहा कि नेहा के परिवार को यश शर्मा के षड्यंत्रों से कैसे सुरक्षित रखा जाए। उस रात उसने वरुण जोशी को फोन किया और उसे कुछ जरूरी निर्देश दिए कि आगे क्या करना है। अगले दिन जब नेहा अपने ऑफिस जेनेसिस एंटरप्राइजेज गई, तभी दूसरी ओर आरव एक छोटी सी कलात्मक क्रिस्टल कैफे में पहुंचा और अपने लिए एक कॉफी लाते ऑर्डर की। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद कैफे के सामने एक दमकती हुई नई ब्लैक ऑडी A6 आकर रुकी। उसी पल जोश और दृढ़ता से भरा एक युवक गंभीर नजरों के साथ कार से बाहर निकला। वो दिखने में काफी आकर्षक और सुगठित था। एक सख्त और अनुशासित चाल के साथ वो कैफे में चला आया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने सेना में बरसों का प्रशिक्षण लिया हो। डायरेक्टर आरव, आपसे मिलकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरा नाम प्रणय सिंह है। आपने जो वाहन ऑर्डर किया था, मैं उसे ले आया हूं। मुझे सूचित किया गया है कि इसका भुगतान आपके खाते से किया जाएगा। प्रणय सिंह अपनी मुद्रा सीधी करते हुए आरव के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सैन्य अधिकारी को रिपोर्ट दे रहा हो। आरव ने प्रणय को देखा और धीरे से सिर हिलाया। वो एक अच्छा और विश्वसनीय युवक प्रतीत होता था। मेट्रोपॉलिटन टावर में हुई घटना के तुरंत बाद ही आरव ने फैसला कर लिया था कि उसे नेहा के लिए जल्द से जल्द अंगरक्षकों का इंतजाम करना होगा। पहले तो उसने ये सोचा था कि वो नागवंश संप्रदाय के महेश वर्मा को आदेश देगा कि वो अपने कुछ शिष्यों को इस काम के लिए भेज दे, जो प्राचीन मार्शल आर्ट में पारंगत है। महेश वर्मा ने खुद उच्च स्तर की महारत हासिल की है, तो उनके शिष्य साधारण कैसे हो सकते थे? लेकिन फिर आरव ने इस विचार को छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि ये विचार निश्चित रूप से नेहा की सुरक्षा को अभेद्य बना देता, लेकिन आरव नेहा और उसके परिवार को नागवंश और उनसे जुड़े लोगों की गुप्त दुनिया से दूर रखना चाहता था। इसका मुख्य कारण यह था कि मार्शल आर्ट की खेती करने वाले लोग जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, वो आम लोगों की शांत दुनिया से कहीं अलग होती है। इसके अलावा एक और कारण भी था।
वो नहीं चाहता था कि नेहा और उसके परिवार को आरव का असली राज पता लग जाए, जिससे नागवंश संप्रदाय के लोग अब पूरी तरह वाकिफ थे। इसलिए उसने केवल वरुण जोशी को आदेश दिया कि वो नेहा के निजी ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए एक सेवानिवृत्त सैनिक को ढूंढकर उसके पास भेज दे। साथ ही उसने एक ऐसी कार मांगी जो कि नेहा की वर्तमान चीफ डिजाइन डायरेक्टर की स्थिति के हिसाब की हो। आरव ने प्रणय से कहा, मुझे अपने और अपनी योग्यताओं के बारे में और बताओ। डायरेक्टर आरव, मैं 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हो गया और 5 साल तक एक खास यूनिट स्पेशल रिकॉग्नाइजेंस में काम किया। इस साल एक सैनिक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने काम की तलाश में अपने गृह नगर लौटने का फैसला किया। फिलहाल मेरे पास अभी तक किसी भी कॉरपोरेट या निजी सुरक्षा का अनुभव नहीं है, प्रणय सिंह ने ईमानदारी से उत्तर दिया। यह सुनने के बाद आरव ने शांति से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि प्रणय सिंह उसकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करता है। वो एक सीधे सादे वर्ग से आया था और उसका अनुभव सेना में था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व अनुशासित, सख्त और विश्वसनीय था। ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास मामूली ठगों और यश शर्मा के भेजे गए गुंडों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल है। आरव ने गंभीरता से कहा, आज से तुम चीफ डायरेक्टर नेहा नारंग के ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में काम करोगे, मगर तुम्हारा मुख्य काम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे तुम नहीं निपट सकते तो तुम मुझे तुरंत कॉल करोगे। बाकी किसी बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ गए? जी, डायरेक्टर आरव। मुझे ऐसा बहुमूल्य अवसर देने के लिए धन्यवाद, प्रणय ने उत्साह में कहा और अपनी सैन्य मुद्रा को सीधा किया। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपने गृह नगर में रह रहा था। देश की राजधानी में अपना रास्ता बनाने के बाद वो 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाली अच्छी नौकरी खोजने में कामयाब रहा था। इसके अलावा आरव ने पहले ही उसे अतिरिक्त 1 लाख रुपए का बोनस दिया था। प्रणय ने बेशक ही एक जैकपॉट मारा था। आरव ने उससे कहा, ठीक है, चलो अभी नारंग ग्रुप की बिल्डिंग तक चलना है। उन दोनों के कार में बैठने के बाद प्रणय ने तुरंत कार स्टार्ट की और दोनों अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। 20 मिनट बाद वे जेनेसिस एंटरप्राइजेज की ऊंची और शानदार बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। एंट्रेंस गेट के पास नेहा को देख आरव ने उसे आवाज दी। नेहा। आरव कार से बाहर निकला और मुस्कुराकर नेहा से मिला। तुम इतनी देर से क्यों पहुंचे? दोपहर होने वाली है, नेहा ने पीछे खड़े प्रणय सिंह को नोटिस करने से पहले पूछा। नमस्ते नेहा मैम, मैं प्रणय सिंह। आज से मैं आपके निजी ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करूंगा, प्रणय ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मेरा ड्राइवर? नेहा ने असमंजस में पूछा। फिर उसने आरव को देखा और कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी तक कार नहीं है। यह है ना, ये कार अब तुम्हारी होगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी कार? नेहा ने बिल्कुल नई ब्लैक ऑडी अच्छे को झिझकते हुए देखा। लेकिन मैंने कार नहीं खरीदी। कार पर एक नजर डालते हुए वो वास्तव में इसके डिजाइन से परिचित थी। लगभग 90 लाख रुपए की कीमत। ये स्वाभाविक रूप से एक उच्च श्रेणी की कार थी। मैंने खरीदी है, पर अब ये तुम्हारी है, आरव ने कहा। तुमने खरीदी? नेहा ने आश्चर्य से कहा। यह कार बहुत महंगी है, मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खुद नहीं चलाओगे? आरव ने अपना सिर हिलाया और एक भारी आह भरी। उसके हिसाब से इस कार की कीमत ज्यादा नहीं थी। उसका बस चलता तो वो रोल्स रॉयस फैंटम खरीद लेता, लेकिन उसे देख नेहा शायद हैरान होकर बेहोश हो जाती। वैसे इतने पैसे कहां से लाए? नेहा ने आरव को संदेह से देखा। आरव तो पिछले 2 सालों से अपने छोटे से फूड ट्रक पर काम कर रहा था। फिर इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर लिए उसने? मैंने पिछले 2 सालों से कुछ पैसे बचाए थे, आरव ने जवाब दिया। अब तुम कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और ये कार तुम्हारी पोस्ट को शोभा भी देगी।
ये सही नहीं है, आरव। नेहा ने अपना सिर नामे हिलाया और मना कर दिया। ये कार तुमने खरीदी है, फिर भी मैं इसे नहीं ले सकती। इसे तुम अपने लिए रखो। चूंकि उन दोनों ने कभी एक दूसरे के पैसों और हिसाब किताब के बारे में नहीं पूछा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि आरव ने कितना पैसा बचाया था। भले ही आरव ने पिछले 2 सालों में इतना पैसा कमा लिया हो, यह कमाई उसकी अपने छोटे से फूड ट्रक पर दिन रात की गई मेहनत की थी। 90 लाख जैसी बड़ी रकम इकट्ठी करने के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, नेहा ने सोचा। तब आरव ने मुस्कुराकर फिर से कहा, यह मत भूलो कि मैं भी अब काम पर तुम्हारा असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। जरा सोचो, अगर मेरी बॉस ऐसी कार में नहीं आती तो मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं इससे रोज ऑफिस आने की। फिर आरव ने जरा चालाकी से कहा, और ये बताओ नेहा, जो मेरा है क्या वो तुम्हारा नहीं? नेहा ने अनिश्चित भाव से अपने होंठ काटे और आरव की ओर देखती रही। फिर उस शानदार ऑडी A6 पर अपनी नजरें गड़ाते हुए वो और कुछ न कह सकी, लेकिन थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, इतना मत सोचो, कंपनी की इतनी बड़ी पोस्ट पर आ गई हो, खुद को और सबको महसूस भी तो होने दो। वैसे भी तुम्हारे अंडर काम करके मैं भी तो और पैसे कमाऊंगा। उतने नहीं कमा पाया तो तुम मुझे अपने अगले प्रमोशन पर एक कार गिफ्ट कर देना। बात वही हुई ना? आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। वैसे मुझे आज चेयरमैन आनंद ने एक नोटिस भी भेजा, जिसमें लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रणय सिन्हा को तुम्हारे ड्राइवर के तौर पर चुना है और उसकी तनख्वाह कंपनी देगी। प्रमोशन मिलते ही उनके इस ऑफर को मना करके तुम उनका दिल नहीं तोड़ सकती, है ना? नेहा ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, ये हुई न बात। तो चलो कार में जल्दी सवारी करते हैं। आरव ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ सुझाव दिया। नेहा भी अपनी नई शानदार ऑडी A6 में सवारी करने के लिए उत्सुक थी। इतने सालों के संघर्ष और दुख के बाद हाल के दिनों में उसे जो खुशियां मिल रही थी, वे किसी सपने जैसी लग रही थी। एक ही दिन के भीतर उसे केवल एक साधारण कर्मचारी से डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था, और आज उसे एक लग्जरी कार मिली, वो भी एक पूर्णकालिक ड्राइवर और अंगरक्षक के साथ। ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन के चरम पर पहुंच गई है। तभी एक लाल फेरारी 488 GTB अचानक तेज ब्रेक की चीख के साथ उनकी गाड़ी का रास्ता रोकते हुए सामने आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कार के मालिक ने उन्हें भड़काने के लिए जानबूझकर कार को इतनी जोर से घुमाया। वाह, क्या बात है नेहा, मैंने सुना है तुम्हें डिजाइन विभाग के निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया है, सच है? स्पोर्ट्स कार की दिशा से एक घृणित आवाज सुनाई दी। नेहा और आरव ने एक ही समय पर उस ओर देखा। एक युवक गहरे रंग का धूप का चश्मा पहने हुए, भड़कीले कपड़े पहने अंदर बैठा था। जैसे ही युवक ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकला, उसने एक दबंग उपस्थिति दर्ज की और उन दोनों को घूरने लगा। ये आदित्य नारंग था, नेहा का चचेरा भाई, वो व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में दिखाई नहीं दिया था। बहना, तुम तो काफी बोल्ड हो। मैंने सुना है कि कल तुमने डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट हथिया ली। इतना ही नहीं, प्रमोशन मिलते ही करोड़ों के एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट पर भी हाथ मार लिया। वाह, आदित्य ने उनकी नई कार को चारों ओर से देखा और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऑडी A6 लगभग 1 करोड़ की। फिर उनकी तरफ घृणित भाव से देखते हुए वो ऐसे चिल्लाया जैसे आरव और नेहा ने उसके घर में चोरी की हो। कंपनी के पैसों से गाड़ी खरीदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नेहा ने आदित्य को गुस्से से देखा। आदित्य फिर अपनी सीमा लांघते हुए शुरू हो गया। क्या गरीबी ने तुम्हारे शिष्टाचार को पूरी तरह धो दिया है? तुम लोग खुद जो पैसा कमाते हो, उसे खर्च करने की बात आती है तो सोच में पड़ जाते हो, और अब कंपनी का पैसा उड़ा रही हो। आदित्य, बकवास बंद करो। कहना क्या चाहते हो तुम? नेहा ने गुस्से से पूछा। आदित्य ने शांत भाव से कहा,
क्या तुम लोगों का परिवार इतनी महंगी कार खरीदने के बारे में सोच भी सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे खाते को देखने के लिए टैक्स विभाग के मैनेजर माथुर को सूचित करना होगा। आदित्य, बात करते समय तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। इस समय तुम कंपनी की सहायक कंपनी के सेल्स चैनल के प्रबंधक हो। कंपनी के निदेशक से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब नारंग आभूषण समूह का स्वामित्व तुम्हारे परिवार के पास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वित्त विभाग के प्रबंधक अभी भी तुम्हारे आदेशों को सुनेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम अभी भी वास्तव में मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत कर सकते हो? आदित्य ने गुस्से से कहा और आरव को अपनी खतरनाक निगाहों से देखा। तुम सिर्फ एक बिना रीढ़ की हड्डी के डरपोक हो। तुम्हारी इस कंपनी में घूमने की हिम्मत कैसे हुई? आरव ने मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं अब कंपनी में मुख्य डिजाइन अधिकारी का सहायक हूं। मैं बस कंपनी में काम करने आया था। लेकिन तुम क्या करने आए हो? ओह, हां, अरे, मैंने कुछ सुना कि कैसे बैठक के दौरान किसी ने मेज पर उल्टी कर दी थी। अंत में उसे टेबल को चाटना भी पड़ा और अपनी उल्टी भी खानी पड़ी। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूं कि ऐसा करने की हिम्मत किसके पास थी। आदित्य, क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? शिवम, तुम। आदित्य अपने लिए ऐसे मजाकिया शब्द सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कमरे के चारों ओर टकटकी लगाई, अपने आसपास के अन्य कर्मचारियों के अजीब रूप देखे और अचानक महसूस किया कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से जल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कूड़े का ये टुकड़ा आरव वास्तव में उसका मजाक उड़ाने और यहां तक कि इस तरह की हास्यास्पद बातें सबके सामने लाने की हिम्मत करेगा। क्या वो अपनी कब्र खुद खोदने की कोशिश कर रहा है? आदित्य ने गुस्से में कहा, तू देख कैसे अब कूड़े को चाटेगा। अगर मैंने आज तुझे मार मार कर खत्म नहीं कर दिया, तुझे तेरी औकात न याद दिला दी, तो मेरा नाम भी आदित्य नहीं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और आरव के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। आरव अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट करने से पहले बिना एक इंच भी हिले अपनी स्थिति में खड़ा हो गया। उसी पल में आदित्य के हमले को रोकने के लिए एक लंबा और उग्र व्यक्ति अचानक दौड़ पड़ा। इससे पहले कि आदित्य अपने हमले को पूरा कर पाता, प्रणय ने आदित्य को पहले ही एक दयनीय मट की तरह जमीन पर गिरा दिया था। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? आदित्य अपने दोनों पैरों पर वापस उठने के बाद गुस्से में चिल्लाया, सर, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। मैं मुख्य निदेशक नेहा नारंग का पूर्णकालिक ड्राइवर और अंगरक्षक हूं। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य निदेशक और सहायक आरव परेशान या आहत न हो। इसीलिए कृपया ध्यान दें कि आप उनके सामने कैसा व्यवहार करते हैं। प्रणय ने गंभीर स्वर में कहा। आदित्य पूरी तरह से आक्रोशित था। शर्मिंदगी और गुस्से की भावनाओं से भरकर उसने प्रणय को वापस चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा महसूस की। लेकिन प्रणय के 6 फीट लंबे और भयंकर शरीर को देखते हुए और स्टील जैसी उसकी मजबूत बाहों के चलते उसने खुद को अपने दिल में कभी न खत्म होने वाले क्रोध को सहने के लिए मजबूर किया। वाह नेहा, तुमने काफी प्रभाव डाला है, आदित्य ने घृणा से भरे चेहरे के साथ कहा। इतना घमंड मत करो, क्योंकि तुम इस बेवकूफ कार की मालकिन हो। मैं आमतौर पर जिन कार मॉडलों के साथ खेलता हूं, वे ऑडी A6 मुझे तो उपहार में दी गई है। बेहतर होगा तुम इतनी ऊपर न उड़ो, क्योंकि तुम अब भी इस समय एक कार्यवाहक मुख्य डिजाइन अधिकारी हो, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि कंपनी एक गहनों की प्रदर्शनी आयोजित करेगी, जो अंततः उस सटीक पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का फैसला करेगी। जब वो समय आता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस पद पर बनी रहोगी? इसके अलावा कंपनी में तुम्हारे कनेक्शन के साथ हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे अपना कदम रखने के बाद कौन सा बेवकूफ तुम्हारा सहयोग करने की हिम्मत करेगा। आरव ने अचानक प्रणय की ओर इशारा किया।
आरव के संकेत को देखते हुए प्रणय तेजी से आदित्य के पास गया और उसे मुर्गे की तरह उठाने से पहले उसके कॉलर से आदित्य को पकड़ लिया। सर, कृपया अपनी बकवास बंद करें, प्रणय ने कड़ी आवाज में चेतावनी दी। आपकी पार्किंग ने यातायात व्यवस्था का उल्लंघन किया है और मुख्य निदेशक नेहा नारंग की कार को अवरुद्ध कर दिया है। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसी वक्त अपनी कार यहां से हटाएं। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रणय ने आखिरकार अपनी पकड़ छोड़ दी। नतीजतन आदित्य अपनी पीठ के बल डामर पर जोर से गिरा। फिर उसने प्रणय को खतरनाक रूप से देखा, लेकिन खुद को उस पर विस्फोट करने से, गुस्सा करने से रोक लिया। अत्यधिक अनिच्छा के साथ अपनी कार में वापस जाने से पहले उसने नेहा और आरव को एक उग्र रूप दिया। गैस पैडल पर जोर डालते हुए वो अपनी कार को घटनास्थल से दूर भगाने के लिए आगे बढ़ा। बस रुको, रुको और देखो। ये मत सोचना कि मैं अब तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नहीं कर सकता। आदित्य कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में धकेलते हुए शातिर तरीके से चिल्लाया। निदेशक बनना अच्छा लगता है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने भी एक मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने अपने दिल में बहुत आराम महसूस किया। चलते हुए और कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए आरव ने अपना हाथ उठाया और कहा, आपके बाद निदेशक। नई कार में खुशी से बैठने से पहले नेहा ने आरव को आश्चर्यजनक भाव से देखा। दोपहर में नेहा अभी भी अपने कार्यालय में तेजी से काम कर रही थी। क्रिस्टल किंगडम प्रोजेक्ट के दस्तावेजों को गंभीरता से संशोधित कर रही थी। एक पाठ संदेश प्राप्त करने के बाद आरव ने नेहा को सूचित किया कि वो छुट्टी ले लेगा और वो लिफ्ट से नीचे चला गया। जब वो जेनेसिस टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सड़क के दूसरी तरफ एक काली मर्सिडीज एस क्लास पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आधे घंटे बाद ओबेरॉय होटल की 26वीं मंजिल पर एक बूढ़े बटलर के नेतृत्व में आरव भव्य कार्यालय में चला गया। कार्यालय के बीच में अमरदीप चौहान एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ एक बड़ी कुर्सी पर अकेले बैठे थे, जो कि उनके श्रेष्ठ दर्जे के व्यक्ति की गरिमापूर्ण उपस्थिति के अनुरूप था। आरव ने एक कुर्सी खींची और हल्के से बोलने से पहले बैठ गया। क्या आपको पूरा भरोसा नहीं था कि मैं आकर आपसे भीख मांगूंगा? आपने मुझे खोजने की पहल क्यों की? क्या आप इतने अधीर हो रहे हैं? अमरदीप ने शांत भाव से उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में चौहान परिवार में वापस नहीं आओगे, चाहे जो भी हो। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? आरव ने उदासीनता से कहा। मैंने पहले ही चौहान परिवार के साथ सभी संबंधों को खत्म करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि तुम चौहान परिवार में वापस नहीं आना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें 8 साल की उम्र में परिवार छोड़ने का फैसला करते वक्त नहीं किया था। अमरदीप ने कहा, तुम्हारी मां को तलाक देना उन कुछ चीजों में से एक था जो मैंने अपने जीवन में गलत किया। हालांकि यह भी उन कुछ चीजों में से एक है जो मुझे करना था, और इसलिए मैं अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हां, आरव ने उपहास किया, तो आज आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैंने तुम्हें आज आने का अनुरोध किया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं नोएडा शहर वापस जा रहा हूं। अमरदीप ने कहा, मैंने दिल्ली शहर के पास सैनिक फार्म्स में एक प्रथम श्रेणी का विला खरीदा है और इसके गैरेज को 10 स्पोर्ट्स कारों से भर दिया है। इसके अलावा इस स्विस बैंक खाते में $10 मिलियन है। ये सब तुम्हारा है। तुम मुझे पिता नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, लेकिन मैं यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं देख सकता कि मेरे बेटे को दूसरों द्वारा धमकाया जा रहा है, उसे जलील किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शर्मनाक तरीके से गुजारो। मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, आरव ने शांति से कहा। तुम्हारे लिए यह सोचना ठीक है कि मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारे लिए यह भी सोचना ठीक है कि मैं अपने दोषी मन से तुम्हें ये चीजें दे रहा हूं। हालांकि तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने कभी भी कुछ भी दिया है तो वो कभी वापस नहीं लिया है।
अमरदीप ने गरिमापूर्ण तरीके से कहा। इस वक्त से मैं अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने पहले ही पूरा ओबेरॉय होटल खरीद लिया है और इस मंजिल पर सब कुछ तिजोरी में रख दिया है। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। अमरदीप ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि तुम्हें इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक उन्हें अपने लिए ले लेना। सब कुछ तुम्हारा है। यदि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो तो तुम उन सभी को फेंक सकते हो या उन्हें अनदेखा कर सकते हो। संक्षेप में, तुम इन चीजों के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इतने वर्षों के बाद भी उसका पिता अमरदीप चौहान वही अभिमानी दबंग व्यक्ति बना रहा, जिसने सोचा कि उसके पास सब कुछ है और हर कोई उसके नियंत्रण में है। हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं अमरदीप चौहान हूं। अमरदीप ने एक दृढ़ और आत्मविश्वासी अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि नोएडा शहर के चौहान परिवार में मजबूती से खड़े होने के लिए मुझे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए? अमरदीप ने ठंडे स्वर में कहा और विषय बदल दिया। कुछ और भी कहना था मुझे तुमसे। अगर तुम इस बार चौहान परिवार में वापस नहीं आने का फैसला करते हो तो 3 महीने तक प्रतीक्षा करना, जब मैं तुम्हें एक संदेशा भेजूंगा जिसके साथ तुम अपने दादाजी से मिलने आ सकते हो। लेकिन बिना अनुमति के नोएडा शहर या चौहान मिशन में कभी मत आना। और अगर तुम्हें इन 3 महीनों के बाद मुझसे कोई खबर नहीं मिलती है तो ये बात हमेशा के लिए याद रखना कि इस जीवन में कभी भी तुम अपनी पहचान या पृष्ठभूमि किसी के सामने उजागर नहीं करोगे और चौहान मिशन में कदम रखने की सोचना भी मत। अगर वो समय आता है तो सब कुछ भूल जाना जो कुछ भी अतीत में हुआ था। समझ रहे हो ना मेरी बात? बस इतना ही? आरव ने पूछा। मेरे इन शब्दों को हमेशा याद रखना, अमरदीप ने कहा। इस समय आरव उठ खड़ा हुआ और मुड़कर कमरे से बाहर निकलने को हुआ। आज की इस बातचीत के दौरान उसे अस्पष्ट एहसास हुआ कि अमरदीप चौहान के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि नोएडा शहर और चौहान मिशन में परिवार की स्थिति उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर लग रही थी। वरना अमरदीप चौहान के मुंह से इस तरह की बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आरव आज सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में चौहान परिवार और चौहान मिशन में उसकी जरूरत है? क्या सच में उसे पिता के इस प्रस्ताव को एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना चाहिए? इन सब सवालों में घिरे हुए और अलग अलग तरह के विचारों को अपने अंदर तूफान मचाते हुए देख आरव से रहा नहीं गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, और उसने झिझकते हुए एक बार फिर अमरदीप की तरफ देखा। क्या कुछ कहना चाहते हो? अमरदीप ने शांत भाव से पूछा। आरव खड़ा अमरदीप को देखता रहा। आरव की आंखें हल्की सी लहराईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और यूं ही चुपचाप वो पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। आरव के वहां से जाते ही मीटिंग हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। अमरदीप ने दरवाजे की ओर देखा, जहां से आरव काफी देर पहले जा चुका था, और उसने एक गहरी सांस ली। मालिक, आप, बूढ़ा बटलर, प्रसाद काका कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। मैंने शुरू में सोचा था कि परिवार की अन्य शाखाएं सही रास्ता अपनाएंगी और एल्डर काउंसिल में हमारी शाखा की शक्ति को चुनौती देने के लिए परिवार के नियमों और विनियमों का पालन करेंगी, ताकि वो परिवार के मुखिया का पद ले सके। वही एकमात्र कारण था कि मैं आरव को वापस लाना चाहता था, ताकि उन सबका मुंह बंद कर सकूं। अमरदीप ने थकी हुई आवाज में कहा। मैंने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में बाहरी ताकतों से सहायता प्राप्त करके अपनी गरिमा को त्याग देंगे और परिवार के नियमों को तोड़ देंगे। ऐसा लगता है कि अब उन्हें अपने खून और संबंधों की कुछ नहीं पड़ी है और वो अन्य शाखाओं के साथ युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में आरव जैसे सामान्य व्यक्ति को परिवार में वापस लाना मतलब एक भेड़ को बाघ की मांद में लाना होगा। मास्टर,
आपको नोएडा शहर की स्थिति के बारे में बहुत निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि तीसरे मास्टर की शक्ति 2 दिन पहले पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। फिर भी 3 या 4 छिपे हुए परिवार हैं जिन्हें आप सतह पर ला सकते हैं। आखिरकार छिपी हुई ताकतें अभी भी बरकरार है और लड़ने की शक्ति है, बूढ़े बटलर ने सुझाव दिया। नहीं, मेरा तीसरा भाई अब निश्चित रूप से मर चुका है। ऐसा लगता है कि वे चौहान परिवार को एक बार में चबा जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। प्रसाद काका, आप यही रहें और मेरी अगली खबर की प्रतीक्षा करें। ओबेरॉय होटल से निकलने के बाद आरव सीधे जेनेसिस टावर पर वापस चला गया और अभी के लिए चौहान परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया। शाम को नेहा और आरव कंपनी से काम से फ्री हो गए, लिफ्ट लेकर नीचे आए और टावर के सामने पहुंचे। प्रणय ने पहले ही अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी और उनके आने का इंतजार कर रहा था। तो आरव, नेहा झिझकने से पहले कुछ कहने वाली थी। क्या हुआ नेहा? आरव ने पूछा। आज रात मेरा एक रियूनियन, कॉलेज रियूनियन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नेहा ने पूछा। कॉलेज रियूनियन? आरव ने उन शब्दों को सुनकर चौंकते हुए पूछा। पिछले 2 वर्षों से मेहता परिवार में शादी करने के बावजूद वो पहले कभी नेहा के दोस्तों से नहीं मिला था। वो बात यूं है कि मेरे दोस्तों में कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेहा ने आरव के संदेह को देखते हुए तुरंत समझाया। ओह, फिर मैं साथ चलूंगा। आरव ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। जैसे ही वो दोनों एक साथ कार में बैठे, प्रणय ने इंजन चालू किया और सीधे शहर के हलचल वाले इलाके में चले गए। 10 मिनट बाद जब कार दिल्ली शहर की फेमस कनॉट प्लेस पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सड़क रेस्टोरेंट, हॉटस्पॉट की दुकानों, विभिन्न विशेष स्नैक्स की दुकानों और विभिन्न मनोरंजन स्थलों से भरी हुई थी। जैसे जैसे पैदल यात्री इधर उधर चलते थे, इसे भारी यातायात मानना एक मामूली बात होगी। इसके अलावा इमारत के चारों ओर चमकीली नील रोशनी से पूरी सड़क जगमगा उठी। कॉलेज रियूनियन का स्थान पर्पल गोल्ड डायनेस्टी कैटिविटी केटीवी के विशेष निजी कमरे में था। कमरे में प्रवेश करने पर नेहा का तुरंत प्रत्याशित निगाहों से स्वागत किया गया। नेहा, ओ माय गॉड, कितने टाइम बाद देखा। मैंने सुना है कि तुम्हें नारंग ग्रुप के मुख्य डिजाइन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है। बधाई हो। ये सही है। जब नेहा विश्वविद्यालय में थी, उसे गहने डिजाइन के लिए एक पुरस्कार मिला था, याद है? आज देखो, ये इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गई। कुछ युवा और खूबसूरत लड़कियां उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। अरे नेहा, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? गहरे बैंगनी रंग के सूट में एक आदमी ने आरव को एक अमित्र निगाहों से घूरते हुए संदेह से पूछा। ये है, नेहा ने झिझकते हुए कहा। अरे, ये तो नेहा के सहायक निदेशक आरव है। एक पोनी टेल वाली लड़की जो एक फैशनेबल पोशाक में थी, नेहा के प्रश्न का उत्तर उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ देने के लिए दौड़ी। आरव हल्का सा मुस्कुराया और चुप रहा। वो उस लड़की को जानता था। आखिरकार वो नेहा की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया मेहरा थी। ओह, हाय आरव, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सूट पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना बिजनेस कार्ड सौंप दिया। मैं ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का महाप्रबंधक अंगद खत्री हूं। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेहा, बहुत सही, तुम्हें एक सहायक भी मिला है। वाओ, काली पोशाक में एक आकर्षक लड़की ने ईर्ष्या से कहा। उसे सिर्फ एक सहायक नहीं सौंपा गया है। क्या तुम्हें नहीं पता? नेहा को एक पूर्णकालिक ड्राइवर के साथ ऑडी A6 भी दी गई है। प्रिया ने गर्व से कहा, जैसे कि वो अपना सामान दिखा रही हो। वाह, ये तो इतनी कम उम्र में पहले से ही इतनी होनहार है। नेहा काफी फेमस और स्ट्रांग बन गई है। हां, उपस्थित सभी लड़कियों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। प्रिया, बस भी करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है।
नेहा ने एक मुस्कान के साथ कहा, जिसने उसके घमंड को थोड़ा संतुष्ट किया। आखिरकार उसने पहले कभी अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा खुद को इतना सम्मानित नहीं पाया था। जब सब बातें कर रहे थे, आरव और नेहा सोफे पर बैठ गए। इस समय प्रिया आरव के करीब आई। उसकी अभिव्यक्ति कुछ दुखी थी। आरव, नेहा के पास आखिरकार आज अपना सिर ऊंचा रखने का मौका है, इसलिए उसे शर्मिंदा मत करो। प्रिया ने चेतावनी दी, इन सबके सामने भूल से भी मत बोल देना कि तुम नेहा के पति हो। समझ गए ना मेरी बात? आरव ने एक साधारण मुस्कान के साथ उत्तर दिया और चुप रहा। और नेहा, तुम क्यों लेकर आई हो इसे यहां? तुम्हें मालूम है ना कि मैं इन सबके सामने इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही हूं, है ना? ऐसे ही करते करते ये सब तुम्हें अपना भगवान मानने लगेंगे। प्रिया धीरे से नेहा के पास खड़ी हो गई और उसे मनाने की कोशिश की। आरव को अपनी उस छवि को बर्बाद मत करने दो। प्रिया ने नेहा को उकसाने का प्रयास किया, इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि आरव उसके बगल में बैठा था। प्रिया, बस, मुझे नहीं लगता हमें आज यहां इस बारे में बात करनी चाहिए। नेहा ने गंभीरता से कहा। इस समय लड़कियों में से एक ने सुझाव दिया, हम आज के क्लास रियूनियन में नेहा की उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। आओ, हम सब मिलकर एक टोस्ट करें। चीयर्स, चीयर्स। सभी लोगों का समूह खड़ा हो गया और बियर के डिब्बे के साथ टोस्ट किया। जब सभी ने अपनी सीट ली, तो अंगद ने अचानक अपनी जेब में से एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला और सबके सामने खोल दिया। अंदर जगमगाते डायमंड के हार की एक बहुत ही चमकदार चमक थी। कोई कह सकता था कि ये एक नजर से ही उच्च गुणवत्ता का था। नेहा, कंपनी के निदेशक के रूप में तुम्हारी पदोन्नति के लिए तुम्हें बधाई। मुझे आशा है कि तुम मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करोगी। अंगद ने नेहा के हाथ में वो गिफ्ट बॉक्स रखते हुए कहा, वाओ, इसे तुम छोटा सा उपहार कह रहे हो? मैं कुछ दिन पहले एक गहनों की दुकान के पास से गुजरी और एक बहुत छोटा हीरों का हार देखा जो 10,000 का था। उसकी तुलना में यह हार गुणवत्ता में बहुत बेहतर दिखता है। उस नेकलेस को देखते ही लड़कियों में से एक की आंखें चमक उठीं। कितना कमाल है भाई अंगद, ये हार कम से कम 40 लाख का होगा। एक आदमी ने प्रशंसा की। अंगद, क्या तू नेहा को प्रपोज कर रहा है? एक और खूबसूरत लड़की ने चंचल भाव से कहा। नेहा ने अजीब तरह से अंगद की तरफ देखा जब इस तरह की बातें उठने लगी। नेहा, यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा, क्योंकि इस प्रिंस चार्मिंग अंगद ने पहले ही अपनी बात क्लियर कर दी, तो तुझे ये तोहफा तो ले लेना चाहिए। हाय, मुझे तुमसे जलन हो रही है बहुत। प्रिंस चार्मिंग अंगद, तुम इसके बजाय मुझे एक हार क्यों नहीं देते थे? हां, मुझे अब याद है, अंगद ने हाई स्कूल में लगातार नेहा का पीछा नहीं किया था। लड़कियों के समूह ने उनके चेहरे पर चंचल भाव धारण किए और उनका मजाक उड़ाया। अंगद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही प्रभाव था जिसकी उसने तलाश की थी। अंगद, थैंक्स इस हार के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। नेहा ने गंभीरता से कहा। ऐसा मत करो नेहा, क्या इसे पहनने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कम से कम इसे एक बार ट्राई करके तो देखो। क्या नेहा अंगद का महंगा तोहफा स्वीकार करेगी? आरव इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्या अंगद की प्रशंसा के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ताज की साजिश, सिर्फ स्टोरी FM टून्स पर। मेरे प्यारे दर्शकों, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी भी मेरे लिए हौसला बन जाती है। अगर कहानी में कोई कमी लगे तो दिल खोलकर कमेंट में लिखिए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों।